अपने चालू कर रहे हैं जीआईटी का केस नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है कि 49-year-old पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर वीकनेस, कॉन्स्टेंट ड्रॉजीनेस, वेट लॉस ऑफ 6 kg इन 6 months। ठीक है, इसका अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है। इसका जिंजाइवल और नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक, तो इसका ब्लीडिंग हो रही है नोज़ से और जिंजाइवल से इसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ब्लीडिंग का कॉज अपन देखते हैं आगे क्या है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एब्डोमन। एब्डोमेन का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, एब्डोमेन बड़ा हो गया, इचिंग हो रही है इसे। तो इचिंग में अपन या तो यूरेमिया है या फिर हाइपर बिल्यूरेमिया, जिसको मतलब जॉन्डिस है। मतलब इन दोनों चीज़ में अपन को इचिंग रहती है थोड़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन और क्या है। और एब्डोमेन थोड़ा बड़ा हो गया। एनामनेसिस अगर देखें तो लॉन्ग टर्म एल्कोहल यूज। ठीक है, एल्कोहल पीता था ये, एल्कोहल इसको ब्लीडिंग है, एब्डोमेन बड़ा हो गया और इचिंग हो रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ मॉडरेट सिविरिटी, एग्जामिनेशन रिवील्स येलोनेस ऑफ द स्किन। ठीक है, येलो हो रही है स्किन, तो इसको जॉन्डिस है। स्किन येलो हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो रही है, स्क्लेरा येलो हो रहा है, और वस्कुलर स्पाइडर्स इसको बन रहा है। ये है ना, इसको बोलते हैं अपन स्पाइडर नेवाई बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कब होता है, जब है ना सीरोसिस हो जाता है। सीरोसिस होने की वजह से अपना ठीक है, तो अपना जब लीवर सीरोसिस हो जाता है तो है ना, जो एस्ट्रोजन होता है ना, मेटाबोलाइज नहीं हो पाता लीवर के अंदर, तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से लीवर अपन को स्पाइडर नेवाई मिलते हैं, जिसको अपन वस्कुलर स्पाइडर्स बोलते हैं। इन द नेक, चेस्ट और पामन अरिथमिया। पामन अरिथमिया है ना, ये भी अपन को एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से मिल रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ अपन को एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लीवर का सीरोसिस हो गया है। लीवर का सीरोसिस क्यों हुआ है, क्योंकि अल्कोहल पीता है, तो अल्कोहलिक लीवर सीरोसिस हुआ है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं हुआ, तो एस्ट्रोजन बढ़ गया बॉडी के अंदर। उसकी वजह से अपन को वस्कुलर स्पाइडर दिख रहा है और पाल्मर अरिथमिया दिख रहा है। ठीक है, अब इसके आगे इसका दिया हुआ एट्रोफी हो रही है इसकी मसल्स की, वेट लॉस हो रहा है अच्छा खासा। इसका BMI 70 है। ठीक है, BMI 70 है, तो इसके अंदर अपन क्रिएटिन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, CKD वाले अपन केस में अपन बात कर सकते चुके इसकी। क्रिएटिन यूज़ ना करके इसके अंदर सिस्टेटिन सी यूज़ करते हैं अपन, अगर BMI बहुत कम है तो 17 है या फिर उससे कम है। सबक्यूटेनियस हीमेटोमास ऑन द आर्म्स एंड, इसको हीमेटोमा हो रहा है, मतलब हीमेटोमा हो रहा है क्योंकि इसको ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि इसका विटामिन के कम है। विटामिन के कम हो जाता है ना, तो ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन के कम क्यों है इसका, जब लीवर सिरोसिस हो जाता है ना, तो लीवर बाइल सॉल्ट्स नहीं बना पाता। बाइल सॉल्ट जो होते हैं ना, वो अपने है ना जो फैट होता है ना, फैट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर बाइल सॉल्ट नहीं बनेंगे तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। फैटी विटामिन होते हैं ADE K, तो सब विटामिन अपने एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो जो विटामिन के होता है ना, वो जो है ना कोगुलेशन फैक्टर्स को है ना, मतलब एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अगर वो विटामिन के नहीं है तो कोगुलेशन नहीं होगा, तो ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो जिंजावल ब्लीडिंग होगी, नेजल ब्लीडिंग होगी और हीमेटोमास होंगे। ठीक है, तो ये सब इस वजह से हो रहा है। द एब्डोमेन इज एनलार्ज। एब्डोमेन एनलार्ज हो गया क्योंकि है ना, आगे देखते हैं और क्या आता है। परकशन रिवील फ्लूइड इन द एब्डोमेन कैविटी। पहली बात तो एसाइटिस है। ठीक है, फ्लूइड दिया हुआ है कि सिरोसिस की वजह से क्या होता है कि अपना जो है ना एल्बुमिन होता है ना ब्लड में, वो कम हो जाता है। एल्बुमिन कम होने की वजह से अपना वो एसाइटिस होता है अपन को। ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है इस वजह से। द लीवर इज 4 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल। जो लीवर है ना, वो भी थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, लीवर बड़ा हो गया है, उस वजह से भी एब्डोमेन बड़ा हो गया है। उसकी वजह से एसाइटिस है, तो उस वजह से भी एब्डोमेन बड़ा हो गया है। और द एज ऑफ द लीवर इज शार्प। ठीक है, अगर राउंडेड एज होता है ना, तो अपने इसे कार्डिक सीरोसिस बोलते हैं, लेकिन शार्प एज है तो ये है ना, कार्डिक सीरोसिस नहीं है, ये नॉर्मल सीरोसिस है किसी और कारण से। यहाँ पर अपन को अल्कोहल की हिस्ट्री दी तो ये अल्कोहलिक सीरोसिस है। और स्प्लीन भी इसकी बड़ी होगी। स्प्लीन कब बड़ी होती है, जब है ना लीवर और स्प्लीन का कनेक्शन होता है। ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू। तो अगर है ना लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ा तो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा तो स्प्लीनिक वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा, इस वजह से स्प्लीन भी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावा अपन देखें तो टोटल प्रोटीन एल्बुमिन है ना, ये कम है। इधर एल्बुमिन कम है क्योंकि एल्बुमिन लीवर के अंदर बनता है, तो लीवर डैमेज हो चुका है, तो एल्बुमिन भी इधर कम हो चुका है, 48% है। तो ये हो गया अपना सब कुछ जो भी इसका डिस्क्रिप्शन। अब देखो, सिरोसिस होता है ना, तो दो दिक्कत हो सकती है, जैसे लीवर। ठीक है, बाइल आता है, बाइल बनता कहाँ पहले है ना, बाइल जो होता है ना, उसका कॉन्जुगेशन होता है लीवर के अंदर। बाइल का कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, लीवर से पहले अनकॉन्जुगेटेड बाइल होता है, लीवर के बाद कॉन्जुगेटेड बाइल होता है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है बाइल का। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, सिरोसिस हो गया ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वो बाइल बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो कॉन्जुगेटेड बाइल बढ़ जाएगा।
और अगर है ना लीवर ने कॉन्जुगेशन नहीं किया तो अनकॉन्जुगेटेड बाइल बढ़ जाएगा। तो इस केस में अपन को आइदर नॉन कॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बाइल, तो है ना कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड दोनों बाइल बिलीरुबिन बढ़ सकते हैं इस केस में ऐसा। तो बिलीरुबिन बढ़ गया तो जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस होगा तो अपन को इचिंग होगी। ठीक है, तो अपन डायग्नोसिस लिखेंगे एल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर सिरोसिस, क्योंकि अल्कोहल की हिस्ट्री और लीवर सिरोसिस से सब सिम्टम दिख रहे हैं अपन को। कॉम्प्लिकेटेड बाय पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन क्योंकि है ना पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसका स्प्लीन वगैरह भी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो उसके बाद में अपना इधर जॉन्डिस लिखेंगे, जॉन्डिस क्योंकि येलो स्किन हो रही है, येलो मुकस हो रहा है सब कुछ। उसके अलावा सिरोसिस होता है ना, सिरोसिस में अपन निकालते हैं चाइल्ड पग स्कोर। ठीक है, ये स्कोर आता है एक। तो इस केस में अपन को चाइल्ड पग स्कोर नहीं पता, क्योंकि चाइल्ड पग के लिए अपन को बिलीरुबिन चाहिए, पीटी आईएनआर चाहिए, और एसआईटी से या नहीं वो चाहिए, और हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, ये तो क्लिनिकल है, ये भी क्लिनिकल है, ये दोनों क्लिनिकल है। और ये लैब से पता चलेगा, बिलीरुबिन पीटीआई है ना, लैब से पता चलेगा। ये अपन को पास नहीं है तो अपन को चाइल्ड पग स्कोर नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क बोल देंगे कि अपन इन्वेस्टिगेशन करके चाइल्ड पग स्कोर निकालेंगे। चाइल्ड पग स्कोर किस काम आता है? प्रोग्नोसिस बताता है कि लीवर सिरोसिस का, कि ट्रीटमेंट के बाद में कितना सही हो जाएगा पेशेंट, अभी कैसा तबीयत है उसकी वैसा। आगे इसका डायग्नोसिस अपन ऐड करेंगे एसाइटिस। ठीक है, क्योंकि इसका एसाइटिस दिया हुआ है। ठीक है, फ्लूइड इन द एब्डोमेन कैविटी इधर लिखा होता है एसाइटिस। उसके अलावा ऑर्गेनोमेगाली, क्योंकि इसका स्प्लीन बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है इधर। ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज स्प्लीन हो गया, स्प्लीन बड़ा हो गया है, और लीवर है ना वो भी बड़ा हो गया है। ठीक है, वो नीचे आ गया, कोष्ठराग से नीचे आ गया तो बड़ा हो गया, अपन मान के चलेंगे। ऐसा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। कोष्ठराग के नीचे आ गया अच्छा खासा तो उसे हेपेटोमेगाली बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली ऑर्गेनोमेगाली लिख सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटोमेगाली दोनों के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन में साथ साथ बता चुका हूँ जो भी है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ जो चाइल्ड पग में जो चीज़ यूज़ होती है, चाइल्ड पग में बिलीरुबिन चाहिए अपन को, टोटल चाहिए, सीरम चाहिए। अपन टोटल बिलीरुबिन निकालेंगे, सीरम बिलीरुबिन निकालेंगे। उसके अलावा अपन पीटी और आईएनआर ये सब चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन अपन लिखेंगे। पहली बात तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अपन सारे विटामिन निकाल सकते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पीटी अपन इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चाइल्ड पग के लिए, आईएनआर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बिलीरुबिन निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ये भी आयन वो अपने चाइल्ड पग में काम आएगा। उसके अलावा एल्बुमिन लेवल इन ब्लड, क्योंकि एल्बुमिन है ना वो लीवर बनाता है, लीवर काम नहीं कर रहा तो एल्बुमिन नहीं बनेगा ऐसा। इसके अलावा अपन सीबीसी कर सकते हैं, और इसका वेट बहुत कम है। ठीक है, तो इस पेशेंट में अपन को सिस्टेटिन सी यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएटिनिन नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अपन है ना अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमेन का ऑर्गेनोमेगाली के लिए। साथ में एम्बुलेटरी बीपी चेक कर सकते, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, बीपी चेक कर सकते हैं हम। और एनीमिया का लिए टीआईबीसी, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन चेक कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। और किडनी के लिए बीयूएन कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट चेंज के लिए इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हो गई, मेन ही ऊपर ऊपर के हैं, और ये अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो स्टॉप एल्कोहल, एल्कोहल क्योंकि एल्कोहलिक सीरोसिस इसलिए। इसके अलावा विटामिन के देंगे, ब्लीडिंग हो रही है इसको, हीमाटोमा वगैरह हो रहा है, विटामिन के देंगे। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे इसको। और डायबिटिक्स दे सकते हैं हम, डायबिटिक्स में स्पाइरोलेक्टन देंगे। ठीक है, स्पाइरोलेक्टन देंगे। उसके अलावा हम पैरासिंथेसिस कर सकते हैं एसाइटिस का। ठीक है, जो एसाइटिस है ना उसको ही निकाल देंगे पैरासिंथेसिस से। और टैपिंग प्लस सेलेनियम, सेलेनियम होता है वो लीवर प्रोटेक्टर होता है, इसलिए सेलेनियम भी दे सकते हैं साथ में। और इस पेशेंट को अपन हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि इसका प्रोटीन लूज हो जा रहा है, प्रोटीन कम बन रहा है, इसलिए एल्बुमिन कम बन रहा है इसकी बॉडी में। अब देखो नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखते तो इसको एपिगैस्ट्रिक पेन है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, आगे अपन देखते हैं। तो इसका जो पेन है ना वो आता है फैटी फूड खाने के बाद में, और फैटी फूड खाने के बाद में आता है। फैटी फूड खाने के बाद में दो टाइप के पेन आते हैं। ठीक है, या तो आपका अपना गॉल ब्लैडर वाला पेन, या फिर आता है अपना पैंक्रियाज वाला पेन। और इसमें अगर पेन की लोकेशन देखो कहाँ दी हुई है, लेफ्ट साइड में दी हुई है।
तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो अपना होता है राइट साइड में, तो अपने लेफ्ट साइड में क्या बचा, पैंक्रियाज हुआ। पैंक्रियाज जैसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ होता है, तो लेफ्ट में अपना पैंक्रियाज होगा। तो ये अलग केस अपना पैंक्रियाटाइटिस का, ठीक है। तो पैंक्रियाटाइटिस का केस है। अब केस देखो, ये 2 ईयर्स 2 साल से इसको है, तो ये क्रॉनिक है, ठीक है। ऊपर से फिलहाल भी इसको हो रहा है, तो एक्यूट भी है। तो ये हो गया अपना एक्यूट ऑन टॉप ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा आगे और क्या दिया हुआ है, एपिगेस्ट्रिम है, लेफ्ट में हो रहा है, ठीक है। एक्यूट है, ESR बढ़ा हुआ है, ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है इसका। और जो पैंक्रियाटाइटिस होता है ना, उसमें एमाइलेज बढ़ जाता है, क्योंकि एंजाइम है पैंक्रियाज का जो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पैंक्रियाज है ना, वो अपने है ना पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। 2 काम होते हैं पैंक्रियाज के, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन वाला है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम भेजता है, जिससे डाइजेशन होता है। और डाइजेशन नहीं हुआ तो अपना मल ऑब्जप्शन हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे मेल ऑब्जप्शन, विथ मेल ऑब्जप्शन, ठीक है। कैसे पता चला मेल ऑब्जप्शन हो रहा है, क्योंकि हमने जब कॉप्रोग्राम किया ना, कॉप्रोग्राम बोले तो फीसिस का जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें जो उसका कलर था ना फीसिस का, वो ग्रेइश वाइट आ रहा है, पहली बात। उसको है ना एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, उसके है ना जो मसल्स थे ना, उसको पूरे फाइबर के फाइबर, मतलब उसने मीट खाया ना, तो पूरा मीट का मीट ऐसा कैसे निकल जा रहा है, कोई मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा उसका। और नेचुरल फैट, मतलब फैटी, ऐसा अपना जो स्टूल है वो फैटी फैटी आ रहा है, मतलब फैट पूरा का पूरा ऐसे कैसे खाया, जैसा खाया वैसा निकल गया। सोप आ रहा है क्योंकि फैटी है तो सोप जैसा दिखता है। और स्टार्च भी ऐसा कैसा आ गया, ठीक है, स्टार्च जैसा खाया था वैसा का वैसा बाहर निकल गया। तो इनके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। जो मसल फाइबर आ रहा है फिसिस में, उसको बोलते हैं अपन क्रिएटोरिया। फैट आ रहा है स्टेटोरिया, स्टार्च आ रहा है एमाइलोरिया, ठीक है, ये वर्ड होते हैं। तो ये सब हो रहा है, इसलिए अपन मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलेंगे इसको, ठीक है। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में और कौन से ऑर्गन होता है, अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लिया अपन को, तो अपन बोल सकते हैं स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बोलते हैं अपने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में की साइड में, ठीक है। तो ये हो गया। और एपिगैस्ट्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी पेन था पहले, तो एपिगैस्ट्रिक में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पैंक्रियाज, स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये सब कुछ होता है अपना एपिगैस्ट्रिक पेन देता है, ठीक है। ये अपना डिफरेंशियल हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन में देखें, तो जो है ना कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है ना इसमें पैंक्रियाज में, मतलब पैंक्रियाज उसको अफेक्ट करता है, तो है ना उस वजह से अपन पहले सीरम कैल्शियम को चेक करेंगे, ऊपर से ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाज फैट को भी ऐसे अफेक्ट करता है, डाइजेशन वगैरह भी उसका अफेक्ट करता है वो। तो इस और सीरम लाइपेज भी देखेंगे, क्योंकि लाइपेज एमाइलेज दोनों है ना इस इधर से पैंक्रियाज से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा अपन डायबिटीज़ के लिए क्या नाम है, जो पैंक्रियाज है उसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो है ना इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इंसुलिन सही से रिलीज़ नहीं होगा तो डायबिटीज़ हो सकता है पेशेंट को। तो डायबिटीज़ के लिए अपन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करेंगे, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन करेंगे, ये 2 चीज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हर अपन बीमारी में लगभग अपन किडनी और लीवर का चेक करते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ये सब ड्रग देने के लिए, कि ड्रग है तो कितना डोज में देनी है वो, तो उस सब के लिए ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा MRCP ERCP, ये दो है ना चीज़ अपन कर सकते हैं। MRCP के एक टाइप का MRI है, तो इसमें अपन सिर्फ देखते हैं, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के काम आता है। और ये जो है ना ये मतलब डायग्नोसिस के काम आता है MRCP। और ERCP है वो डायग्नोसिस के काम आता है प्लस ट्रीटमेंट के भी काम आता है। MRCP में क्या हुआ, ये MRI की तरह है, तो इसमें अपन है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस करते हैं, कोलेंजियो पैंक्राटियोग्राफी, मतलब जो है ना पैंक्रियाज और है ना उसका जो डक्ट होती है ना पैंक्रेटिक डक्ट, उस पूरे का अपन इमेजिंग लेते हैं MRCP से। और ERCP में क्या होता है कि एंडोस्कोप जाता है और पूरा है ना एंडोस्कोप से अपन पैंक्रियाज तक पूरा देख के आते हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन वगैरह है तो उसे निकाल भी सकते हैं, तो इससे देखना डायग्नोसिस हो गया, निकालना ट्रीटमेंट हो गया, तो ऐसा है, ठीक है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले तो पेन के लिए कोल्ड कंप्रेस देंगे अपन, उसको कुछ खाने पीने नहीं देंगे, तो उससे है ना खाएगा नहीं पेशेंट तो उसका पैंक्रियाज कुछ रिलीज़ नहीं करेगा तो पेन नहीं करेगा, तो इसको नील पर रोल रखेंगे, ठीक है। और राइस ट्यूब से इसको है ना खाना खिलाएंगे। और टेस्ट देंगे इसको, एंटीबायोटिक्स देंगे इसे, क्योंकि अगर कुछ पैंक्रियाटाइटिस हो गया तो उसका क्या नाम है इन्फेक्शन भी हो सकता है आगे जाके, उस हिसाब से। और ऑक्ट्रोटाइड देंगे तो हार्मोन कम रिलीज होंगे, पेन कम होगा। और पेन है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे और PPI देंगे, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक पेन भी है इसको। और सब्सटीट्यूशनल, अब है ना उसका जो एक्सोक्राइन है ना एंजाइम्स रिलीज़ नहीं हो रहा है तो वो अपन बाहर से देंगे, पैंक्रेटिक एंजाइम देंगे बाहर से। ऊपर से फैटी फूड खाने से उसको पेन हो रहा है तो अपन फैटी फूड ऑयली फूड खाने का ना बोल देंगे उससे, ठीक है। ये हो गया अपना केस नंबर 5।
ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट केस कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस। केस नंबर 3 करेंगे। पहले है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में अपन ये देख लेते हैं कि कुछ क्या क्राइटेरिया रहते हैं। एक रहता है ट्रू लव क्राइटेरिया, ट्रू लव एंड विट क्राइटेरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मोर देन 6 बाउल मूवमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि 6 बार उसको है ना जाना पड़े टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए, और एटलीस्ट वन, और इनमें से एक सिम्टम होना चाहिए, है ना। ये जो 4 है ना, इनमें से एक कोई पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन है ना उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोल सकते हैं। पल्स मोर देन 90, हीमोग्लोबिन लेस देन 105, ये सब होना, ये सर मोर देन 30 इस टाइप से। और उसके स्टूल में ब्लड अपन को दिखना चाहिए। ठीक है, पहली बात मोर देन 6 होना चाहिए स्टूल, और कोई भी एक सिम्टम होना चाहिए इनमें से, और इसके ब्लड होना चाहिए स्टूल में, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अपन देखते हैं केस। केस में देखते हैं अपन। ठीक है, अपना केस है केस नंबर 3। 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कंप्लेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंट। ठीक है, इसको है ना बाउल मूवमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, अपन ट्रू लव क्राइटेरिया लगाएंगे, मोर देन 6 आ रहे हैं। उसके अलावा इसको फीवर है। ठीक, 38.3 डिग्री सेल्सियस का फीवर है इसको। स्किन इज पेल। ठीक है, पेल स्किन है। देखते हैं आगे एनीमिया है या नहीं है। और नीचे अगर अपन इसका हीमोग्लोबिन देखो, पहला क्राइटेरिया था अपना वो, कि इसको क्या था इसका भी जो टेम्परेचर है 38.3 है। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए 37.8 से ज़्यादा, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया अपना। अब दूसरा क्राइटेरिया देखिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपना दिया हुआ इधर 90 होना चाहिए, कितना 105 से कम होना चाहिए, तो कम है। दूसरा क्राइटेरिया हो गया। ये सर दिया हुआ 35 होना चाहिए, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा है। 3 क्राइटेरिया हो गए। 3 क्राइटेरिया हो गए अपने ट्रू लव के। ठीक है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा इसके है ना ब्लड दिया हुआ फीसिस में, देखो फीसिस के अंदर इसका इरेथ्रोसाइट है। ठीक है, ब्लड इन फीसिस है, तो सब तीनों चीज़ हो जा रही, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये। इसके अलावा जो लेड पाइप साइन दिया हुआ ना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस मिलता है, इससे आपको पता चल रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये। और किस एरिया का है ये, रेक्टो सिग्मोइड एरिया का है ये। रेक्टम और सिग्मोइड को अफेक्ट कर रहा है, तो इसको या तो रेक्टो सिग्मोइड लिखो या फिर डिस्टल कोलोन लिखो, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रेक्टो सिग्मोइड कोलोन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये रेक्टो सिग्मोइड हो गया। तो इसका अपन डायग्नोसिस लिखेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, एक्यूट सीवियर। अब ये सीवियर क्यों है? सीवियर इसलिए है, अब देखो ये सीवियर क्यों है, क्योंकि सीवियर में क्या होता है, पल्स 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर 37.8 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सर कितना होना चाहिए, 30 से ज़्यादा। ठीक है, 30 से ज़्यादा है तो अपना ये सीवियर है। ठीक है, तो सीवियर में आ रहा है। हीमोग्लोबिन कितना है इसका, 10 इसको छोड़ो, अलग यूनिट अलग है। ये सर अपना 30 से ज़्यादा है, तो सीवियर में जा रहा है, तो इस सीवियर का केस हो गया। ठीक है, और भी जो क्राइटेरिया है वो सब, मतलब जो जो क्राइटेरिया लग रहा है सीवियर वाला, तो सीवियर हो जाएगा। तो एक्यूट सीवियर डिस्टल या फिर रेक्टोसिग्मोइड अल्सरेटिव कोलाइटिस। एनीमिया ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्यों, क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन कितना दिया हुआ है इसका, 90 दिया हुआ है, तो ये ग्रेड 2 में जाएगा, 90। ठीक, उसके बाद में इसका देखें अगर अपन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि ये है ना एन का और एस का होते हैं। जो एस का होता है वो क्रॉन्स के लिए होता है, एन का होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों अपन चेक कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा बायोप्सी कर लेते हैं अपन इसका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोप्सी, मतलब बायोप्सी से अपन पता चल जाता है कौन सी बीमारी है इसको। इसके अलावा अपन अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एंडोस्कोपी करके, और देख सकते हैं भाई कहाँ कहाँ अल्सर वगैरह जो भी। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट चार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह हो रही है उसको। एलएफटी की एफटी तो अपन हर जगह करते ही है। ठीक है, क्रिएटिनिन ये ड्रग्स लेने के लिए अपन कर लेंगे। एम्बुलेटरी बीपीएम कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूल कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूल में उसके ब्लड वगैरह आ रहा है, ल्यूकोसाइट वगैरह आ रहा है। और फीकल अपन कैल प्रोटेक्टिन अपन कर सकते हैं। ये जो कैल प्रोटेक्टिन है ना, ये किस काम आता है, ट्रीटमेंट की एफिकेसी चेक करने आता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अलावा इसको ब्लीडिंग हो रही है तो अपन एनीमिया का भी वर्कअप कर लेंगे। एनीमिया का वर्कअप बोले तो टीआईबीसी, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन और आयरन। ठीक है, ये सब ये हो गया अपना इन्वेस्टिगेशन।
उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले सर कि वाई दिस इज़ नॉट सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, तो सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में क्या हिस्ट्री होती है एंटीबायोटिक्स, पहले पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेता है तो उसका नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म हो जाता है, तो उसका जो बैड फ्लोरा होता है वो है ना बनने लगता है, तो उस वजह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है अपन को। तो इसमें एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री नहीं है, इसलिए सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस नहीं है इसका ये। और इसके अंदर है ना जो अपन अंदर गए थे ना सूडो मेम्ब्रेन में जब अपन एंडोस्कोपी करते तो अपन को येलो येलो दिखता, तो इसमें नहीं दिख रहा था येलो, इसलिए ये नहीं है। और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी पैरासाइट्स के अगेंस्ट। और ट्रीटमेंट में हम क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देंगे, तो ट्रीटमेंट में अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो है ना अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए क्या सबसे पहले अपन देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। कैसे देंगे, एनेमा करेंगे उसका, उससे सही नहीं हुआ तो अपन देंगे सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे प्लस 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड देंगे, ठीक है। इससे भी अगर ट्रीट नहीं हुआ तो अपन कोई और इम्यूनो सप्रेसर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रहेगा ट्रीटमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। उसके बाद जो एनीमिया वगैरह हो रहा है ना, उसके लिए अपन आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, इरेथ्रोपोइटिन कर सकते हैं एनीमिया के लिए, डिपेंडिंग ऑन टीआईबीसी, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन के सेचुरे वो जो लेवल आ रहे हैं उसके ऊपर। उसके अलावा जो अगर है ना इस कोलाइटिस है तो इसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन के लिए अपन सबसे पहले देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, और कल्चर के लिए भेज देंगे, बाद में एंटीबायोटिक्स देते हैं। कल्चर बाद में जब कल्चर आ जाएगा, कल्चर सेंसिटिविटी जब आ जाएगी तो बाद में हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना चालू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा इन वेरी रेयर केसेस, रेयर और सीवियर जो केस होते हैं ना, उसके अंदर हम प्रोक्टो कोलेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब जो ख़राब काट है कोलोन का उसे काट के निकाल देंगे, या फिर हम पेल्विक पाउच एनाल एनेस्टोमोसिस, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं आईपीए है, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं। ये हो गया अपना केस 3, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 4। केस नंबर 4 में अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी है ना स्टूल मिक्स विथ ब्लड आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, मोर देन 6 आ रहा है। और तो इसके अलावा स्टूल डिस्टर्ब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से इसको आ रहा है, वेट लॉस हो गया है 7 kg 3 मंथ्स में, स्किन पेल है, ठीक है, तो एनीमिया जैसा कुछ लग रहा है कि एनीमिया हो सकता है शायद। और जो ट्रू लव क्राइटेरिया है तो उसका हार्ट रेट मोर देन 90 है, ठीक है, एक क्राइटेरिया अपना मिल चुका है इसके अंदर, एक क्राइटेरिया मिला फिलहाल। हीमोग्लोबिन इसका 108 है, ठीक है, 108 अपना एनीमिया ग्रेड 1 आ जाता है, ठीक है, एनीमिया ग्रेड 1, तब डायग्नोसिस लिखेंगे एनीमिया ग्रेड 1 तब लिखना ही है अपन को, ठीक है। उसके अलावा अगर अपना कलर इंडेक्स 0.6 है, ठीक है, 1 से कम है तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया। उसके अलावा इसका ईएसआर वगैरह ये सब कुछ ट्रू लव में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ तो इन्फ्लामेशन है क्योंकि ये 22 है, ठीक है, लेकिन ये है ना ट्रू लव में नहीं आ रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है। उसके अलावा 5 to 6 इसको है ना जो इरेथ्रोसाइट आ रहा है ना स्टूल के अंदर 5 to 6 मतलब बहुत कम आ रहे हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ब्लडी स्टूल आना चाहिए, ब्लड अच्छा खासा ब्लड आना चाहिए स्टूल के अंदर, तो ये वेरी लेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस की तरफ अपन जा रहे हैं कि पता नहीं है अभी कि कौन सा कोलाइटिस है। और ट्रू लव का भी एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और साथ में है ना जो स्टूल है ना ट्रू लव में वो है ना स्टूल ब्लडी स्टूल होने चाहिए। इसके अंदर पूरे स्टूल के अंदर 5 से 6 आरबीसी आ रहे हैं, मतलब बहुत कम है। उसके अलावा इसके अंदर सिर्फ है ना इरोजन्स दिख रहे हैं, इरोजन्स क्या दिखाता है अपन को, नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस बताता है। इरोजन है ना वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस बताता है, इरोजन का मतलब नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस। और अगर फिलिंग डिफेक्ट होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, लेड पाइप होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, लेकिन अगर इरोजन है तो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस है। इसके अंदर ब्लड भी बहुत कम आ रहा है, और ट्रू लव का भी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, हार्ट रेट वाला, ठीक है। तो अपन इधर लिखेंगे डायग्नोसिस में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एक्यूट नॉन स्पेसिफिक रेक्टोसिग्मोइड कोलाइटिस, इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं डिस्टल कोलाइटिस, ठीक है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया ग्रेड 1 ये अपना हो गया डायग्नोसिस। कुछ कुछ ग्रुप में सर ने ये वाला भी लिखा है डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन सेम रहेगा वो का वो जो ऊपर वाले केस में था।